respected principal sir, senior faculty members, today's guest and resource person, my colleague, and dear students. Good afternoon to all of you. On behalf of Government Degree College Khod, I formally welcome today's resource person, Dr. Monica Lange. She is emergency physician currently working in Delhi. Dr. Monica Lange will put light on the topic biological disaster COVID-19 pandemic. She will aware us regarding the precautionary measure to save us and our family from the infection and preventive measure during the post-COVID situation. For your information, after the lecture session, there will be the interactive session where all of us are requested to ask the questions related to the topic. Over to Dr. Monica Lange. Welcome to Dr. शुरू करें सर फिर. Okay, you start. Go ahead. Thank you sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही क्या? I'm audible. जी सर आ रही है वो आपका सिग्नल प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सिग्नल में जाएं आप. ठीक है डॉक्टर मोनिका आप बोलें. Okay. Good afternoon, respected Professor Hansraj sir, Professor Dalip ji, other faculty member and students. I thank GDC Khod who have been given me chance to speak on a subject which is very important and relevant. I will be speaking on biological disaster and the post-COVID management. Disasters can be natural or man-made. India is at high risk of disasters. About more than 58% of land mass is prone to earthquake, and about 68% of cultivable area is prone to drought. We have long coastlines which are prone to tsunamis and the cyclones. As per the World Bank, about 12% of government revenues spent on relief and rehabilitation. Now we'll talk about biological disasters. Biological disasters क्या होते हैं? Biological disasters are the natural scenarios involving disease, disability, and deaths among the large scale of the human beings, animals, and plants due to microorganisms like bacteria, viruses, etc. Biological disasters may be in the form of epidemic or pandemic. And currently, we are facing a biological disaster, COVID-19. हम इसके 2 waves already face कर चुके हैं. जो first wave आया था, उससे जो मतलब उसमें जो mostly section affect हुआ था, that our population का एक section mostly affect हुआ था. वो लोग हैं ओल्ड एज जो थे, जो सिक थे, जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां थी, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब लाइक किसी को पहले से ही कोई बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव हो गए, किडनी डिजीजेस, और एज जिनकी ज्यादा थी वो फर्स्ट वेव में अफेक्ट हुए. अब सेकेंड वेव जब आई तो उसमें वो लोग अफेक्ट हुए जो पहले पिछले साल जिनको कोविड वायरस से वो लोग अफेक्ट नहीं हुए थे, और दूसरा जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज कम थी. जो सेकेंड और थर्ड वेव है ये यूजुअली हुई है म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से, और ये भी माना जाता है कि वी हैव लॉट ऑफ पैरेलल्स बिटवीन द स्पेनिश फ्लू वायरस एंड कोविड-19 जो थर्ड इसका कोरोना वायरस है. सो इट्स वन ऑफ द रीजन टू एंटिसिपेट अ थर्ड वेव एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. जो स्पेनिश फ्लू वायरस आया था फेब 1988 में आया था और अप्रैल 1920 तक रहा था, और इसने भी बहुत सारी पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था. इसमें मिलियंस ऑफ लोग अफेक्ट हुए थे, करोड़ों लोगों की जाने गई थी, और इसमें 4 वेव रही थी. तो इसलिए थर्ड वेव की भी इस बार गवर्नमेंट तैयारी कर रही है और हमें प्रिपेयर रहना है. सो अभी मैं बात करूंगी कोरोना वायरस के बारे में. कोरोना वायरस इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज. सबसे पहले ये याद रखें, जो कोविड-19 है कम्युनिकेबल डिजीज है. ये एक से दूसरे के साथ फैलेगा. अगर मुझे कोरोना वायरस है और मैं किसी के साथ बैठी हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मेरे साथ वाले ने मास्क नहीं पहना है, मैंने भी नहीं पहना है, तो मैं इजीली स्प्रेड कर सकती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बचना कैसे है?
कोरोना वायरस इसके सिम्टम्स के बारे में पहले बात करेंगे, फिर मैं बाद में प्रिवेंशन बताऊंगी। कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होते हैं। जो माइल्ड सिम्टम्स है उसमें आपको हल्का बुखार, खांसी, जुकाम होगा, शरीर में दर्दें और लूज मोशन या वॉमिटिंग हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं होता। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर को सबसे पहले तो टेस्ट करवाएं। अगर उसमें कोविड-19 डिटेक्ट होता है और आपका ऑक्सीजन लेवल सब नॉर्मल है तो आपके संपर्क में जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उसको कांटेक्ट करें और ट्रीटमेंट लें और घर पे मैनेज करने की कोशिश करें। और दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगी, जो इस बार हमारा जो सेकेंड वेव आई थी इसमें ये स्ट्रेन जो था कोविड का ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था आरटीपीसीआर में। बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव निकले बाद में, लेकिन उनका जो आरटीपीसीआर था वो नेगेटिव था। तो हम लोग जब उनका एचआरसीटी चेस्ट करते थे, सीटी स्कैन होता है छाती का, जब वो करते थे तो उसमें उनका लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता था। तो उससे हमें पता चलता था कि ये कोविड पॉजिटिव है। तो इसलिए जब अगर आपको लक्षण है और आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, फिर भी आप कोविड की पूरा जो अप्रोप्रिएट इसके जो जो भी इसका ट्रीटमेंट वो सब लें। और इसके कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। अगर हमारा आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और सीटी स्कैन, जिससे पता चल जाता है कि हमें कोविड है या नहीं है। ये हो गए इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, अगर मॉडरेट सिम्टम्स हैं, मतलब आपको थोड़ा सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, बिलो 95 जा रही है, बहुत ज्यादा घर पे मैनेज नहीं हो पा रहा है, वीकनेस है, तो फिर आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं, सीवियर में क्या होता है कि पेशेंट को वेंटिलेटर, बाईपैप इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैंने आपको कैटेगरीज बता दी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मॉडरेट और सीवियर जो कैटेगरीज है इसमें पेशेंट जो होते हैं मोस्टली हॉस्पिटलाइज होते हैं। माइल्ड वी कैन मैनेज एट होम। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। मैंने जैसे आपको पहले ही थोड़ा बताया, इन्वेस्टिगेशंस में हम आरटीपीसीआर करते हैं। आजकल अब जम्मू में शायद नहीं होता है, हम यहाँ दिल्ली में सीबी नैट करते हैं। सीबी नैट हाईली सेंसिटिव होता है। जो अभी ये सेकेंड वेव आया था तो इसमें जो है आरटीपीसीआर मोस्टली लोगों का नेगेटिव आता था, लेकिन जो सीबी नैट है उसने मोस्टली स्ट्रेन को डिटेक्ट किया था और वो बताता था पॉजिटिव। और फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे हम सीआरपी, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। जो कोविड से इफेक्ट जो लोग होते हैं उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो रेज होते हैं। सीआरपी, IL-6, डाइमर्स हो गए। सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन से पता चलता है कि आपकी लंग इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा है। कुछ लोगों को सांस नहीं फूल रहा होता कोविड, जैसे इस वेव में देखने को आए लोगों को तीसरे चौथे दिन ही मतलब लंग इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो जाती थी और उनको पता नहीं चलता था। नॉर्मल सिम्टम्स है फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार, फिर सडन 6th या 7th डे उनका जो सैचुरेशन लेवल था वो ड्रॉप करता था। और वो सब हम सीटी स्कैन से ही पता चलता था हमें कि उनका लंग इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है। और अगर वो समय पे हॉस्पिटलाइज हो जाते, जितने भी पेशेंट समय पे टाइमली हॉस्पिटलाइज हुए, तो वो सब वापस गए। मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब इसका मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही होता है। कोविड का जो मैनेजमेंट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। माइल्ड सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मॉडरेट है उसके अकॉर्डिंग, और सीवियर बस मतलब हमारे पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब प्रिवेंशन, इसका जो प्रिवेंशन है वो अवेयरनेस, सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कैसे फैलता है और कैसे इसको हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम जहाँ मास गैदरिंग है उसमें जाना अवॉइड करें, प्रॉपर मास्क पहने। अगर हम बाहर लोगों से मिलते हैं या कहीं सरफेसेस को टच करते हैं तो सैनिटाइजेशन का हमेशा ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइज करें। बाहर से जब भी घर आए तो हमेशा कपड़े चेंज करें, अपने हैंड वॉश करें। दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगी मैं, जैसे फर्स्ट वेव आई, उसके बाद जब केसेस कम हुए और लोगों को ये लगा कि अभी कोरोना खत्म हो गया है, तो वही लापरवाही की वजह से अब फिर सेकेंड वेव आई। तो अभी भी जैसे लॉकडाउन रहा और अभी भी केसेस कम हुए और लोगों को अभी लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, तो अगर फिर से वो लापरवाही बरतेंगे तो फिर थर्ड वेव ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगी कि स्पेशली स्टूडेंट्स को, यू आर द नेशन बिल्डर्स। तो आप लोग अगर बाहर जाएं, मतलब बिना मतलब के बाहर ना निकलें। अगर कोई जरूरी काम है बाहर जाएं तो प्रॉपर मास्क पहन के सैनिटाइजर साथ में रखें। और अगर घर आते हैं, क्योंकि आपके घर पे आपके एल्डर्स भी होंगे,
तो आप एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन घर पे बन सकते हैं। मे बी आप असिम्प्टोमेटिक हो और बाहर से वायरस कैरी करें, और आपके घर में जो मोस्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा या आपके पेरेंट्स डायबिटिक हाइपरटेंशन है, तो वो इजीली वायरस को कैरी कर सकते हैं और वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप लोग जब भी बाहर जाएं, पहले तो मास्क वगैरह पहन के रखें, अननेसेसरी बाहर जाएं ही ना, और मास्क वगैरह पहन के रखें। जब घर आए तो अपने आप को प्रॉपर सैनिटाइज करें, शॉवर ले लें, हैंड जो है डेटोल से वॉश करें। और इन केस अगर आप लोगों को कभी लक्षण आते हैं, हल्का खांसी जुकाम बुखार, तो इसको ये ना समझे कि मुझे जैसे सीजनल खांसी बुखार जुकाम आता है, ये वही होगा। कोशिश करें अपने आप को आइसोलेट करें जब तक आपका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता। अगर वो नेगेटिव आता है और लक्षण भी ठीक हो गए हैं, फिर आप लोग नॉर्मल अपनी फैमिली के बीच में रह सकते हैं। तो इन सब चीजों का जरूर पालन करें। दूसरा, अभी स्टूडेंट्स जैसे पिछले 1.5 साल से घर पे बैठे हैं, फ्रेंड्स से जैसे मिलना होता था, कॉलेज जाना, टीचर्स के साथ वहां डिस्कशन करना, तो वो समय नहीं मिल रहा है। तो मैं ये भी आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगी कि इस पीरियड को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें। इसमें अपने स्किल्स डेवलप करें, जो चीज आपको अच्छी लगती है उस चीज को करने की कोशिश करें, उसमें अपने स्किल डेवलपमेंट करें। अगर आप किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो अच्छी अच्छी कुकिंग करके अपने घर वालों का मतलब घर वालों के लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकता है। किसी को गार्डनिंग या जो भी आपकी हॉबीज हैं उसमें ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपना एक प्रॉपर शेड्यूल रखें कि अब जैसे आप लोग पहले कॉलेज आते थे तो आपका एक शेड्यूल होता था, मॉर्निंग में इतने बजे उठना, देन कॉलेज आना, शाम। ऐसा ही आप अपना लाइफस्टाइल घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ अगर आपकी चलेगी तो आप बेनिफिट ही होगा। और टाइम पे सोना और टाइम पे उठने से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। अगर आप 24 आवर फोन पे ही लगे रहेंगे, रात को भी फोन चला रहे हैं, लेट सोएंगे, फिर अब लेट उठेंगे मॉर्निंग में, तो उससे इम्यूनिटी जो है हमारी वीक होती है। तो कोशिश करें रात को जल्दी सो जाए, मॉर्निंग में उठे, थोड़ा मेडिटेशन योगा करें, टाइम पे जो भी आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं कॉलेज से वो टाइम पे कंप्लीट करें, अपने दोस्तों के भी टच में रहें, आइसोलेट ना हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। और अगर इन केस आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव जो है कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको हमेशा मोटिवेट करें, क्योंकि कोविड में मैंने मोस्टली ये देखा है कि लोग जो है वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो इफेक्ट होते हैं, कोविड पॉजिटिव आते हैं, एंजाइटी डेवलप होती है उनमें, पैनिक हो जाते हैं लोग। तो आप लोग उनको काउंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एंजाइटी होगी, पैनिक होंगे, तो उससे हमारी हेल्थ जो है वो और बिगड़ेगी ही। अगर हम उसको इफेक्ट होते हैं कोविड से भी, और इसको भी आराम से डील करना, मेंटल पीस अगर बनाए रखेंगे तो हमारा शरीर भी जो है वो बीमारी से अच्छे से लड़ता है। तो जब भी कोई आपका नोन या आप में से कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले घबराए ना, इसमें अपना समय पे ट्रीटमेंट लें, समय और अच्छी डाइट लें, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, और मेडिटेशन योगा करें, और जो नेगेटिव न्यूज है उनसे दूर रखें। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अभी मैं कोविड पॉजिटिव हो गया तो शायद मैं नहीं बचूंगा या नहीं बचूंगी, तो ऐसी नेगेटिव थॉट्स कभी भी ना लाएं, क्योंकि इससे जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो आपका शरीर भी बीमारी से अच्छे से लड़ेगा। इसलिए अपनी विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखें। मेंटल इफेक्ट का मैंने बता दिया स्टूडेंट्स का, ठीक है। आप इस तरह भी किसी को मोटिवेट करके अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपने स्किल्स डेवलपमेंट ये इन पे पूरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। जैसे बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए, फिर उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं मुझे बहुत वीकनेस रहती है, और दोबारा बीमार हो जाते हैं, या सांस में प्रॉब्लम आती है। तो उनको मैं बताना चाहूंगी, अगर पोस्ट कोविड के बाद क्या ध्यान रखने की जरूरत है, प्रॉपर डाइट लेना, अच्छे डाइट लें, थोड़ा सा मेडिटेशन योगा करें, और दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना छोड़ें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें हमेशा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से लंग्स भी हमारे स्ट्रांग होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, जो लोग डायबिटिक हैं, अगर वो कोविड इफेक्ट होते हैं तो उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल है या नहीं। क्योंकि कोविड में इस बार कोविड में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉइड्स। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड का आपको कितना डोज दिया है डॉक्टर ने, उसको कब तक लेना है, और उसको कैसे धीरे धीरे उसका डोज कम करके उसको स्टॉप करना है। और अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो रोज चेक करें जो आपका ब्लड शुगर लेवल है
वो कंट्रोल है या नहीं है, क्योंकि कोविड से भी इम्यूनिटी वीक होती है। दूसरा, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल है और आप स्टेरॉइड्स पे भी हैं, तो ये तीनों चीजें मिलके ब्लैक फंगस का एक रीजन बन सकती हैं। इन दिनों आप लोगों ने पहले कभी, मुझे लगता है, ब्लैक फंगस का नाम नहीं सुना होगा इतना। ब्लैक फंगस के केसेस पहले भी होते थे, लेकिन ये मोस्टली उन लोगों को अफेक्ट करता था जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जो एड्स पेशेंट्स हो गए, या जिनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं। तो ये मोस्टली उन लोगों को अफेक्ट करता था। लेकिन इन दिनों, पिछले महीने, बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए ब्लैक फंगस के, जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। तो इसने उस सेक्शन के लोगों को अफेक्ट किया जो कोविड-19 पॉजिटिव थे, डायबिटिक थे, अनकंट्रोल शुगर चल रही थी और स्टेरॉइड्स ले रहे थे। मोस्टली वही केसेस सामने आए। और यहाँ जो कोविड से इफेक्ट हुए और सीकेडी पेशेंट डायलिसिस पे थे, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को ही इसने इफेक्ट किया। तो इसलिए उन चीजों का पक्का ध्यान रखें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर्स बिल्कुल कंट्रोल रहनी चाहिए। उसके लिए अगर वो शुगर आपका हाई लेवल जा रहा है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसके लिए मेडिसिन, जो भी वो बताते हैं शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है या इंसुलिन लेना है, उसके प्रॉपर डोजेस वो लें और चेक करें कि मेरी शुगर कंट्रोल है या नहीं है। स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद ना लें, और उसका कितना डोज लेना है, उसको कैसे छोड़ना है, टैपर करके डॉक्टर की सलाह के अंदर ही करें। दूसरा, ब्लैक फंगस के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये तीनों चीजें जो है ब्लैक फंगस का एक रीजन बन सकती है। तो ब्लैक फंगस के मैं आपको सिम्टम्स भी बता देती हूँ। ब्लैक फंगस में जो सिम्टम्स है उसमें नेजल कंजेशन हो जाती है, जैसे हल्का जुकाम, नाक बंद हो जाना वैसा होगा, नाक से नेजल डिस्चार्ज, जैसे नाक से ब्लड निकलना या नाक से काला कुछ डिस्चार्ज निकलता है वैसा होना, नाक पे काला स्पॉट होना, या तलवे में पैलेट जो बोलते हैं उसमें ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट बन जाना, आंख में स्वेलिंग होना, एक साइड आंख में दर्द होना, एक साइड फेस में स्वेलिंग या नमनेस होना, सर दर्द होना, डिमिनिश विजन, मतलब आपको दूर का धुंधला दिखना, और या विजन लॉस। ये जो सिम्टम्स हैं ये ब्लैक फंगस के सिम्टम हैं। अगर आपको लगता है आपका कोई जानकार या आपके कोई भी नोन है, वो ऐसे लक्षण बता रहे हैं, कोविड अफेक्ट हुए थे या वो एज पेशेंट है, उनको कोई बीमारी है पहले से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और कोविड से भी इफेक्ट हुए हैं, तो उनको ऐसे कोई लक्षण बता रहे हैं, तो इमीडिएटली उनको डॉक्टर को दिखाएं। ईएनटी को दिखा सकते हैं अगर नाक में वो कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मेरे को नेजल कंजेशन हो रहे हैं। इसके लिए हम मोस्टली जो है कंसल्ट करते हैं ईएनटी ऑप्थेमोलॉजिस्ट को, और फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो आगे बताएंगे, उनको एंडोस्कोपी करके वो लोग देखते हैं इसमें, फिर बायोप्सी लेते हैं सैंपल, जिससे कंफर्म करते हैं, कल्चर्स भेजे जाते हैं जिससे कंफर्म होता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं है। तो अगर ऐसे आपके जानकार में कोई भी हो तो उनको डरे नहीं सबसे पहले, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि कोविड से इफेक्ट हुए यंग पेशेंट्स थे स्पेशली, तो उनको अगर थोड़ा सा आंख में दर्द या कुछ, तो उनको लगता था कि हमें ब्लैक फंगस हो गया। तो ये ब्लैक फंगस सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को ही होगा, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होगी, हर किसी को नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई एज पेशेंट है और डायबिटिक भी है, अनकंट्रोल शुगर्स है, इम्यूनिटी उसकी वीक है और वो उसको ऐसे लक्षण है, तो उसमें देरी ना करें, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसको समय पे अगर हम हॉस्पिटल में दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, समय पे इलाज हो तो ठीक हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको ब्लैक फंगस के लिए बता दिया। दूसरा, अभी जो कोरोना वायरस के लिए हमारे पास एक ही हथियार है जो हमें बचा सकता है। मैंने प्रिकॉशंस तो आपको बता दी, लेकिन हथियार हमारे पास एक ही है जो हमें बचा सकता है, वो है वैक्सीन। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी है अपने घर वालों को मोटिवेट करें, वैक्सीन लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ्स है कि वैक्सीन के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइम अगर हम बच सकते हैं तो वैक्सीन लेने से ही बच सकते हैं। अभी जब सेकेंड वेव आई, इसमें कुछ वैसे लोग भी इफेक्ट हुए जिन्होंने वैक्सीन ली थी, लेकिन उनमें अंतर क्या था, जिन्होंने वैक्सीन ली थी उनको माइल्ड सिम्टम्स आए और वो जल्दी रिकवर कर गए। इसलिए वैक्सीन लें, अपने घर वालों को भी मोटिवेट करें। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी है, तो वो इस सब ये वैक्सीन ले सकते हैं, और वैक्सीन सेफ है। इसमें हल्का बुखार आना, शरीर में दर्द होना, ये सब इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। आप देखते होंगे घर में भी छोटे बच्चे जब वैक्सीन उनको हम दिला के घर लाते हैं, तो उनको भी 1-2 दिन बुखार रहता है, बच्चा रोता रहता है। तो वैसे ही
वैक्सीन में अगर हमें शोल्डर में पेन होना या शरीर में दर्द, थोड़ी कमजोरी महसूस करना और बुखार, हल्का बुखार आ रहा है, तो इसको नॉर्मल में ही लें। इससे डरे नहीं कि ये वैक्सीन के शायद कोई साइड इफेक्ट्स है, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा वैक्सीन लेने से। तो आप वैक्सीन सेफ है, और जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो इस टाइम आप वैक्सीन लें, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट होंगे तो अभी सेकंड वेव में यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो वैक्सीनेट हो, सेफ हो जाओ। घर वालों को भी मोटिवेट करो, स्पेशली एल्डर्स को थोड़ा जागरूक करो लोगों को कि वैक्सीन ही है जो अभी हमें बचा सकती है, और थर्ड वेव से भी हम तभी बच सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. किसी को कोई Students, क्वेश्चन आप पूछना है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ हाँ। सकते हैं। Hello. बोलिए Dilip? बोलिए। हाँ Dilip? जी हाँ जी हाँ जी सर। I personally want to thank to Dr. Monica, थैंक यू सर। हाँ जी सर। who spare her valuable time to aware especially my students, those who are for the last 2 to 3 months, they are continuously at home, and they are feeling very, you can say, ki college sickness. So I hope Yes. with your this very valuable lecture you have delivered on COVID-19 and disaster, biological disaster. So my students and my staff members, they will carry your message to the masses, their family members, and hopefully the whole society will be benefited by this lecture. I am really grateful to you, ma'am, that Thank you spared valuable time for my college. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैं सर और एक चीज़ भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोनिका लंगे ने, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट में है, सेकंड सेमेस्टर में भी सर मैंने आपको बताया था, और 6th सेमेस्टर में भी बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है सर वो हाँ। हमारा सिलेबस में है। उस वजह से डॉक्टर मोनिका ने HIV एड्स पर एक वीडियो बनाया है जो कि मैं अपलोड कर दूंगा स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां से स्टूडेंट देखेंगे। इस लेक्चर के बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, रिलेटेड टू कोई भी कोविड के रिलेटेड अगर पूछना चाहता है। डॉक्टर मोनिका लंगे हाँ। पिछले पूरे 1 साल से लगातार वो ड्यूटी दे रही थी, इसी कोविड के पेशेंट को डील कर रही हैं। अगर कोई पूछना चाहता है तो इसी से इनको लाया था, और पहले भी सब आपको बताया था सर मैंने कि इन्होंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए भी एज ए रिसोर्स पर्सन वहां पर भी बोला था, अटेंड किया था वहां पर भी। तो कोई स्टूडेंट अगर पूछना चाहता है तो वेलकम है, कोई टीचर भी पूछना चाहता है तो उनका भी वेलकम है। लिए जी ठीक है। अगर वैसे भी बात थैंक्स करना चाहती हूँ कि मैम ने हमारे लिए टॉपिक तैयार किया बायोलॉजिकल डिजास्टर पे। हाँ जी हाँ जी थैंक यू ठीक है। स्टूडेंट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, अपने घर वालों के लिए कुछ पूछना है, कुछ भी, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। So nice. जी हाँ जी हाँ। Madam, तो you belong to Jammu? यस सर, मैं बेसिकली जम्मू से ही हूँ। तो सर फिर हम उसका करें वोट ऑफ थैंक। हाँ, sure. If students actually ठीक है। madam has हाँ that- ये टच में रहेंगे, मेरे साथ टच में है, कुछ भी पूछना होगा तो बाद में भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं कभी भी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं जी। तो in the end sir, I would like to extend formal vote of thanks to today's resource person Dr. Monica Lange for sparing the valuable time for our student and institution. I also extend my thanks to principal sir and senior faculty member for organizing this event. I am very thankful to my colleagues and dear students for attending this session. And last and not the least, I am also very thankful to Sachit ji, who generated the today's meeting and meeting link
and help us to organize the event successfully. Mr. Sachit ji is from Bangalore, who was organizing this event on digital media. So I'm you. thankful to him. Thank you, all of you. So have a good day. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you. Audio Jungle.